नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इस बुक के पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे व्यू भी आए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस बुक का जो टॉपिक बचा था, समान नागरिक संहिता, इस टॉपिक के आगे के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे और इसके पहले के जितने भी टॉपिक है पढ़ा दिए गए हैं। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं समान नागरिक संहिता में। समान नागरिक संहिता का जो पहला लाइन है वो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता जो है सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। कौन कर रही हैं? रंजना देसाई कर रही हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाल सरकार ने ही लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी रही। आगे है, ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। अगला है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र। तो ये देखिए, 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला 4 साल पहले वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। उन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की तथा गृहस्थ जीवन भी एक संत के तरह जिया। संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आपका सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर वो कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम भारत का पहला शहर बन गया है। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है, जहां पे पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बारे में देखते हैं। तो 29 मई 2022 को बांग्लादेश और भारत के बीच यात्री रेल सेवा 2 वर्ष बाद मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से शुरू हो गई है। 170 यात्रियों को ले जा रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ढाका छावनी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। मिताली ट्रेन जो है नई जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी। ठीक है। आगे है, वही दूसरी ट्रेन है बंधक एक्सप्रेस, जो कोलकाता और खुलना के बीच चलती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे है आपका वैश्विक सुरक्षा पहल, जिसे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कहा जाता है, GSI। इसमें देखिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल, जिसे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI पेश की गई है। इस पहल को इंडो पैसिफिक रणनीति और क्वाड के मुकाबले के रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक सुरक्षा पहल सामूहिक, व्यापक, सहकारी और सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी, जो एक पक्षवाद का विरोध करेगी और ग्रुप पॉलिटिक्स तथा गुट टकराव में शामिल नहीं होगी। आगे है, विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा देखिए कहाँ पे है? तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के मशहूर क्राइस्ट दी रिडीमर से भी बड़ी जीसस क्राइस्ट की नई प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं ब्राजील में कॉफी के बागान को? फजेंडा। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी IPEF
इसके बारे में देखेंगे तो 23 मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी IPEF पहल की शुरुआत की है। वर्तमान में इसमें अमेरिका सहित 13 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। इसके बारे में देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-4 मई 2022 को यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। नार्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है और प्रधानमंत्री मोदी ने नार्डिक कंपनियों को ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है पहला भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। नार्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, इसके बारे में देखेंगे तो 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में इफ्को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके बारे में देखेंगे तो 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पे NCPCR का नया आदर्श वाक्य जो था वो था भविष्यो रक्षति रक्षतः लॉन्च किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वह हैं प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो। और स्थापना जो है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2005 के बाद 2007 में। ठीक है, आगे देखेंगे भारत AAEA का नया अध्यक्ष, इसके बारे में देखेंगे तो 7 मई 2022 को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की कार्यकारी बोर्ड और महासभा की मनीला फिलीपींस में आयोजित बैठक में भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए AAE का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके पहले कमीशन ऑफ इलेक्शन मनीला में AAE का अध्यक्ष था। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्यों के रूप में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। अगला है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव, कौन सा है? गुड़िया पदर। कौन सा? गुड़िया पदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी गई है। इसके साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया, कौन राज्य? दूसरा, जिसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता दी है। आगे है आपका राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, मतलब हवा में आप लोगों को उड़ाया जाएगा। 7 जून 2022 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 यानी NASP 2022 लॉन्च की है। इस नीति का जो उद्देश्य है वह 2023 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इस नीति के माध्यम से एरोबेटिक्स, बैलूनिंग, गाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर एयरक्राफ्ट और रोटरक्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य, इसमें देखें कौन पहला राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश जो है,
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। विश्व का पहला राइट टू स्पेयर कानून, इसके बारे में देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं द्वारा ग्राहकों और स्वतंत्र मरम्मत व्यवसायों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर एक आवश्यक बिल है। क्या है? एक आवश्यक बिल है। यूएनएचसी में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव। कौन कौन 5 अस्थायी सदस्य चुनाव किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएचसी के अस्थायी सदस्यों के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 वर्ष के कार्यकाल 23 और 24 के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए 9 जून को चुनाव करवाया। इसमें देखेंगे यूएनएससी 5 वीटो पावर, जिसमें यूएसए है, रूस है, चाइना है, यूके है और फ्रांस है। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत देखेंगे तो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की जल्द ही संपूर्ण भारत में बालिका पंचायत शुरू होने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद कुरीतियों को दूर कर उनकी समस्याओं का समाधान करना है। भारत का गौरव टूरिस्ट ट्रेन देखेंगे तो 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर, उत्तर तमिलनाडु से साईनगर, शिरडी, महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई है। आगे देखेंगे इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क, जिसमें देखेंगे 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने गुजरात के सूरत में शहर के साथ पत्तन को जोड़ने के लिए इस्पात स्लैग यानी धातु की तलछट या मैल के उपयोग से निर्मित पहली 06 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया है। यह सड़क जो है स्टील स्लैग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से बनी है। वर्तमान इस्पात मंत्री वह हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। आगे देखेंगे गैबान एंड टोगो बने राष्ट्र सदस्य। इसके बारे में देखेंगे तो रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागामे की नई अध्यक्षता में रवांडा की राजधानी किंगाली में 20 जून से 25 जून 2022 तक आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक 2022 में 2 अफ्रीकी देशों गैबान और टोगो को क्रमशः 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में राष्ट्र में शामिल किया गया। रवांडा वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला आखिरी देश था। टोगो और गैबान की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों में अब 56 सदस्य देश हैं। आगे देखेंगे औरंगाबाद अब संभाजी नगर। अब औरंगाबाद क्या हो गया? संभाजी नगर। इसके बाद देखेंगे तो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा गया। 2 शहरों का नाम बदला गया। कौन? एक औरंगाबाद और एक उस्मानाबाद। औरंगाबाद का नाम रखा गया संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम रखा गया धाराशिव। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पार्टी लंबे समय से कर रही थी। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके नाम पर पार्टी का नाम रखा गया। औरंगाबाद का नाम 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के गवर्नर मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीबी पाटिल के नाम रखने को भी मंजूरी दी थी। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया गया। आगे है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा।
ये देखेंगे इसके बारे में। तो 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुआ, जो 12 जुलाई 2022 को पूरी हुई। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा जो है कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद आयोजित हुई। इस मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा था एग्जाम में दोस्तों कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया गया। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ और सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है। यह 4 धाम तीर्थ बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वर का एक हिस्सा है और उड़ीसा कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो उड़ीसा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका टी हब 2.0। इसके बारे में देखेंगे तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। टी हब टेक्नोलॉजी हब का यह दूसरा चरण हैदराबाद के राय दुर्ग में बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इसमें 300 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। इस उद्यमियों को 6MS मतलब मेंटर्स, मार्केट मोटिवेशन, मैन पावर, मनी और मेथोडोनोलॉजी तक पहुंच प्रदान करते हुए उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देगा। अगला है केंद्रीकृत वेतन प्रणाली जिसे पैंडमा कहते हैं। पैंडमा इसके बारे में देखेंगे। पैंडमा यह है पद्मा रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेख नियंत्रक महानियंत्रक CGDA ने भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली शुभारंभ किया है। इस वेतन प्रणाली को पद्मा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पद्मा नाम। पद्मा का पूरा नाम होता है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, जिसे पद्मा है। पद्मा का नवीनतम तकनीक वाला एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल रक्षा लेख विभाग के तत्वावधान में विकसित किया गया है एवं इसे वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। आगे है स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू। इनके बारे में देखते हैं। तो 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। 4 जुलाई 1897 को जन्मे अल्लूरी सीताराम राजू ने जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्ष 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सीताराम राजू के वीरतापूर्ण कारनामों के लिए स्थानीय ग्रामीण उसे मन्नयम वरुडू यानी जंगल का नायक उपनाम से पुकारते थे। अगला है सुरक्षा मंथन 2022। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने राजस्थान के जोधपुर जिले में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन का आयोजन किया है। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा IEB और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन और संबंधी सामंजस्य और रसद से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। अगला पहरा एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे। इसके बारे में देखेंगे। द्वारिका एक्सप्रेसवे जिसे हरियाणा वाले हिस्से में नादर्न पेरीफेरल रोड कहते हैं, उसे भारत में पहले एलिवेटेड शहर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2023 में चालू हो जाने के बाद इसे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने में बेहद मदद मिलेगी। आगे है आपका दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 9000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह जो है 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा तथा शेष 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है दिल्ली में पड़ेगा। इन्हीं में भारत की सबसे लंबी 3.6 किलोमीटर और सबसे चौड़ी
8 लेन शहरी सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। आगे, द्वारिका एक्सप्रेसवे के आसपास भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत पूरे क्षेत्र में 12,000 पेड़ लगाए जाएंगे। अगला है वह अशोक स्तंभ। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना हुआ है, जिसका कुल वजन जो है 9500 किलोग्राम है। कितना? 9500 किलोग्राम। और ऊंचाई जो है 6.5 मीटर है। इस नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पे बनाया गया है एवं प्रतीक जो है सहारे के लिए 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। वर्ष 2020 में नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा टाटा प्रोजेक्ट को 971 करोड़ में मिला था। आगे आपका प्रसार भारती। 11 जुलाई 2022 को सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का अनावरण किया है। अब नए प्रतीक चिन्हों में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करेगा। आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं प्रसार भारती का जो नया लोगो है यह गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। वर्तमान चेयरमैन जो है श्री गौरव द्विवेदी हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे निफ्ट कहते हैं, 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन पंचकुला में किया। इस संस्थान की आधारशिला जो है 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा रखी गई थी। अब देखिएगा I2U2 समूह, यह क्या है I2 और U2 समूह? तो 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ I2U2 के नेताओं के साथ पहले शिखर सम्मेलन का हिस्सा लिए। अब देखिए I2U2 का मतलब आपको मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो I2 मतलब I इसमें 2 बार है, मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड स्टेट अमीरात हो जाएगा, और अमेरिका को USA कह सकते हैं। तो U2 का मतलब ये हो जाएगा। तो ये 4 देश हो रहे हैं, इसलिए I2U2 इनको कहा जा रहा है। आगे इसमें देख भी लेते हैं। देखिए, वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लिपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लिया। I2U2 का गठन जो है अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया, ताकि इन क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। आगे है, उस समय से आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच और वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता था। अगला है गति शक्ति विश्वविद्यालय। इसके बारे में देखेंगे तो 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ोदरा में स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी है। इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा गया और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। गुजरात का यह दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अनुसंधान और कौशल प्रशिक्षण में अग्रणी बनेगा। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत में परिवहन क्षेत्र के विस्तार में मदद करने के लिए की गई है। आगे है क्रोएशिया और यूरोजोन। इनके बारे में देखते हैं। क्रोएशिया और यूरोजोन। यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से क्रोएशिया की यूरोजोन में प्रवेश करने को मंजूरी दे दी है, जिससे बाल्कन राष्ट्र के लिए 1 जनवरी 2023 से यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है।
लिथुआनिया जो है 2015 में यूरो को अपनाने वाला यूरोपीय संघ का अंतिम सदस्य था। वही यूरोजोन में शामिल होने की कतार में अगला जो है बुल्गारिया है। अभी यूरोपीय संघ के 7 सदस्य बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया तथा स्वीडन है। यूरो का उपयोग नहीं करते हैं जो ये 7 देश हैं। क्रोएशिया की राजधानी जो है जाग्रेव, कौन सा है, जाग्रेव है। आगे देखेंगे केरल के इंटरनेट सेवा के बारे में। देखिए, केरल भारत का पहला ऐसा इकलौता राज्य बन गया जिसमें अपने जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड राज्य में प्रत्येक नागरिक की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए परियोजना के तहत काम काज शुरू किया जा सकता है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क लिमिटेड को @.इंडिया से ISP लाइसेंस मिला है, जिसके बाद यह प्रतिष्ठित #KFON परियोजना बुनियादों को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देने के और अपने संचालन को शुरू कर सकती है। KFON परियोजना की परिकल्पना BPL परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है। पिछली वाम सरकारों ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था तथा 1,548 करोड़ रुपए की KFON परियोजना शुरू की थी। आगे भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत देखेंगे तो जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यू ललित ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। नमसाई घोषणा देखेंगे तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने की दिशा में नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच इस मुद्दे पर तीसरी दौर के बैठकों के बाद अरुणाचल प्रदेश के नमसाई में घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, लेकिन वर्षों से एक राज्य के निवासियों द्वारा दूसरे की भूमि का अतिक्रमण करने के आरोप में विवाद और हिंसा को जन्म दिया। इस मुद्दे पे वर्ष 1989 में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लंबित है। 123 सीमावर्ती बस्तियां जो पहले विवाद में थी उनको अब 86 गांवों तक सीमित करने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने इस वर्ष के 15 सितंबर तक समस्या का समाधान करने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर 123 में से 28 गांव जो हैं राज्य के साथ रहेंगे। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश के अपने दावों को छोड़ने के परिणाम स्वरूप 3 गांव असम के बने रहेंगे। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय जिले में केवल 36.5% घरों में नल से जल उपलब्ध था। 11वीं कृषि संगणना, इसके बारे में देखेंगे तो 28 जुलाई 2022 को भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए संगणना हेतु प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया था। साथ ही डेटा संग्रह पोर्टल ऐप का शुभारंभ किया है। कृषि संगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कृषि संगणना का फील्ड वर्क जो है अगस्त 2022 से शुरू हुआ। यह पहला अवसर है जब कृषि संगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पे किया जाएगा, जिससे कि समय पे डेटा उपलब्ध हो सके। आगे देखेंगे विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल, इसके बारे में देखेंगे तो न्यूजीलैंड संसद में सरकार ने विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। इसमें तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र
इन्हें कहाँ बेचा जाएगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात की गई है। यह बिल वर्ष 2023 तक लागू हो सकता है। विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है। और इटली के प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न है, राजधानी जो है वेलिंगटन है। राज्य सेमीकंडक्टर नीति के बारे में देखेंगे तो गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा की है, जिसके साथ यह नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन और सब्सिडी की पेशकश कर रही है। इस नीति के तहत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में धोलेरा सिमिकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। गुजरात राज्य में स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता के साथ इस नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन होगा। ब्राजील में भारत का तिरंगा, तो ब्राजील में भारत का तिरंगा क्या कर रहा है, तो 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पे ब्राजील में भारतीय तिरंगे फहराए हैं। इसके लिए भारतीय नौसेना ने IANS तरकस में बड़ी तैयारी की है। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तरकस ने भूमध्य सागरीय तैनाती पूरी कर ली है और अब उसे लंबी दूरी की यात्रा पर अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया है और 26 जुलाई को अटलांटिक में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। आगे INS तरकस ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का दौरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका गया और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अक्टूबर 2022 में INS तरकस ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IBSAMAR 7 में भी भाग लिया। अब ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय, इसके बारे में देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL को भारत के संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है। BSNL की संपत्ति का स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा। हालांकि BSNL के साथ BVNL के विलय की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में की गई थी। BVNL की स्थापना भारत नेट प्रोजेक्ट के लागू करने हेतु की गई थी। BSNL के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर गन हिल 30 जुलाई 2022 को ट्रांस में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल रख दिया गया। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन को जल्द समाप्त करने में पॉइंट 5140 पर कब्जा महत्वपूर्ण कारक था। आगे देखते हैं, आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी घातक और सटीक मारक क्षमता से दुश्मन सैनिकों और उनकी रक्षा पंक्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया था। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल लद्दाख में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई का अंत करते हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी। पॉइंट 5140 पे कब्जा करने की प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल कैप्टन विक्रम बत्रा की लोकप्रिय लाइन "ए दिल मांगे मोर" कहते हुए कमांड पोस्ट को सूचित किया था। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा की अभिनय किया है। आगे देखेंगे, भारत में स्ट्रीट व्यू सर्विस के बारे में देखेंगे तो गूगल मैप ने भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। यह सेवा 10 शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर, अहमदनगर अहमदनगर में शुरू की गई है। यह सुविधा बेंगलुरु से शुरू की गई है, जहां गूगल ने ट्रैफिक पुलिस के साथ साझेदारी की है। गूगल ने वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मैप ऐप में उत्तर दाईं ओर स्थित लेयर बटन
और वायु गुणवत्ता विकल्प पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। स्ट्रीट व्यू सेवाएं गूगल मैप पर उपलब्ध हैं। गूगल ने वर्ष 2022 के अंत तक 50 से अधिक शहरों में सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। अगला है पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती। इनके बारे में देख लेते हैं। तो 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव मनाया। तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। तिरंगा उत्सव के समापन पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में लाल और हरे रंग का भी प्रयोग किया। लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद इसके केंद्र में एक चरखा और सफ़ेद रंग को शामिल किया गया तथा पिंगली वेंकैया की मृत्यु जो है 4 जुलाई 1963 को हुई थी। आगे है पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले। कौन कौन 7 नए जिले हैं? तो 1 अगस्त 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 7 नए जिले के बाद सुंदरवन, इछेमती, राणाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और एक अन्य जिले का नाम बसीरहाट रखा गया। ई टैक्सी केरल सवारी। अब इसके बाद देखेंगे तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी लॉन्च की है। आगे देखते हैं। और केरल सरकार ने सितंबर 2022 को ई टैक्सी सर्विस शुरू की। इस ई टैक्सी सर्विस का नाम केरल सवारी है। इस पहल से सरकार श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रभुत्व वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। केरल सवारी में तय दर के अतिरिक्त केवल 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। केरल सवारी ऐप बच्चों और महिलाओं के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही सुरक्षित प्रणाली है। ऐप में एक पैनिक बटन सिस्टम भी है, जिसे कार दुर्घटना के मामले में या किसी अन्य प्रकार के खतरे से बचाया जा सकता है। नैसी पॉलिसी ताइवान यात्रा। नैसी पॉलिसी ताइवान यात्रा के बारे में देखेंगे तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैसी पेलोसी 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंची थी। इस यात्रा में पहले चीन ने चेतावनी दी थी कि यदि पेलोसी ताइवान की यात्रा की तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते थे। चीन ने इस तरह की उच्च स्तरीय यात्रा को अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करार दिया है। चीन की सेना ने 4 अगस्त से 7 अगस्त तक दक्षिणी चीन सागर और बोहाई सागर के कुछ इलाकों में सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसके दौरान प्रवेश प्रतिबंधित है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है और चीन इस पे अपना नियंत्रण चाहता है। ताइवान जो है फार्मोसा द्वीप पे है। कौन सा है? फार्मोसा। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी देखेंगे कौन सी है? तो सऊदी अरब में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है, जिसका नाम जो है दी लाइन होगा। हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा युक्त इस शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ सिर्फ 20 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है। कितने मिनट में? 20 मिनट में। इस शहर की जो ऊंचाई है 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर होगी। अब बताओ, आधा किलोमीटर ऊंचा शहर ही बन जाएगा और इसके अंदर घर के ऊपर घर लेयर दर लेयर फ्लैट स्टाइल में होंगे। क्या बात है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जनवरी 2021 में खुलासा किया था। खुलासा मतलब बताया था। इस बनाने में करीब $500 बिलियन यानी 39.95 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। और सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है? रियाद है। संस्कृत ग्राम। संस्कृत का भी गांव बनेगा। देखिए कौन सा गांव है? तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में, कितना? 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इस प्रकार की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। कर्नाटक में केवल एक ही गांव है जहां पे सिर्फ संस्कृत भाषा में बोली जाती है। खाली संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। चयनित गांव में संस्कृत शिक्षक भेजे जाएंगे जो स्थानीय लोगों को इस भाषा में बोलना सिखाएंगे। संस्कृत भारत की 6 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पाणिनि वाला, जो पूछ लेता है कि पाणिनि
द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी है। और ये किससे संबंधित है? तो संस्कृत के व्याकरण से। हिमालयी मसाला उद्यान। हिमालयी मसाला उद्यान के बारे में देखेंगे तो भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा किया गया। यह उद्यान जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया गया है। वर्तमान में उद्यान में मसाले की 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिसमें से 8 जो है हिमालय क्षेत्र के एलियम परिवार यानी प्याज की है। मसाला उद्यान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है। अब अगला देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति कहते हैं, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में देखेंगे तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम के 100% लागू करने की घोषणा की है। कितना? 100% गोवा में। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में आतिथ्य उद्योग में 2 लाख जनशक्ति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जिसे सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तराखंड में 12 जुलाई 2022 से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड प्राइमरी एजुकेशन में एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कहाँ पे? प्राइमरी एजुकेशन में भी एनईपी लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे आधारित है। किस सिफारिश पे? तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे। एनईपी 2020 में 10+2 के स्थान पे क्या होगा? 5+3+4 फार्मूला को अपनाएगा, चाहे अपनाया गया। 75वां राष्ट्रीय स्थल पादांग, इसके बारे में देखेंगे तो सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। जुलाई 1943 में पादांग से नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर के राष्ट्रीय धरोहर बोर्ड के अनुसार सुदृढ़ राष्ट्रीय ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के कारण पादांग को स्थल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पादांग सिंगापुर में भारतीय सिपाहियों ने अपनी पहला शिविर स्थापित किया। युद्ध के बाद नेताजी ने पादांग के दक्षिण में आज़ाद हिंद फौज स्मारक स्थल स्थापित किया था। आगे देखेंगे 2G एथेनॉल संयंत्र के बारे में। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में, कहाँ पे? हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी यानी 2G के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है। यह संयंत्र जो है भारत में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। इस परियोजना में कचरे से कंचन, क्या है? कचरे से कंचन मतलब वास्ट टू वेल्थ, क्या है? वास्ट टू वेल्थ उत्पादित करने के भारत के प्रयासों के तहत लगभग 2 लाख टन पराली से, ये है यहाँ पे देखिए, 2 लाख पराली से प्रति वर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है जो प्राकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। आगे आपका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राज्य जनसंख्या आयोग। मणिपुर विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग SPC की स्थापना करने का संकल्प लिया है। मणिपुर की जनसंख्या वर्ष 1971 से 2011 तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो गैर भारतीय विशेष रूप से म्यांमार के कुन चीन समुदाय हैं। कुकी चीन समूहों के अलावा NRC समर्थक समूहों ने बांग्लादेशियों और म्यांमार के मुसलमानों की पहचान की है, जिन्होंने जिरीबाम के निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके अतिरिक्त नेपाली गोरखा, जिनकी अत्यधिक संख्या में वृद्धि हुई है, को बाहरी रूप से पहचाना गया है। असम इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने किसी व्यक्ति की नागरिकता के लिए अंतिम तिथि के रूप में
24 मार्च 1971 के साथ वर्ष 1991 के एनआरसी का अद्यतित करने की कयावत शुरू की है। वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग कौन से हो जाएंगे? तो मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर ने वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्यीय आयोग बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। आयोग का जो उद्देश्य कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करने के साथ विश्व की सरकारों को अपने नागरिकों के विशेषाधिकार, युद्ध का सामना कर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। युद्ध और युद्ध जैसे कृत्यों को रोकने का आह्वान करते हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने चीन, रूस और अमेरिका से शांति बहाली के उपायों को अपनाने की अपील की है। अगला देखेंगे युवा संवाद इंडिया @2047। इसमें देखें केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विभाग एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के 75वें सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। स्कॉटलैंड में फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट, इसके बारे में देखेंगे तो स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। संसद में पीरियड प्रोडक्ट बिल के तहत स्थानीय प्रशासक को पीरियड प्रोडक्ट को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। 2 वर्ष पहले स्कॉटलैंड ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पीरियड प्रोडक्ट को मुफ्त मुहैया कराने की शुरुआत की थी। विधेयक स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेलेन द्वारा पेश किया गया, जो कि वर्ष 2016 के बाद पीरियड पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए अभियान चला रही है। आगे है गोल्डन ज्वाइंट के बारे में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने का काम गोल्डन ज्वाइंट पूरा हो गया है। यह 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेलवे खंड को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक हिस्सा विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के ओवर आर्क डेक गोल्डन ज्वाइंट के साथ पूरा हो गया है तथा ट्रेनों के लिए ट्रैक बिछाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। चिनाब नदी पर बने इस पुल का आधार जो है 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति को झेलने में सक्षम है और इसका वजन जो है 10,619 टन है। पुल का न्यूनतम जीवन काल कह सकते हैं 120 वर्ष होगा और इसे 100 किलोमीटर की गति से ट्रेनों के लिए बनाया गया है। यह 1315 मीटर लंबा नदी के स्तर से 359 मीटर ऊपर स्थित है। चिनाब नदी पर सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती और जल विद्युत परियोजना है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आते भी हैं। सलाल नदी पर सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है और चिनाब नदी को वेदों में आस्कनी के नाम से या चिनाब नदी का पुराना नाम पूछ लेगा तो आस्कनी हो जाएगा। चाहे वेदों में किस नाम से जाना जाता है तो आस्कनी नाम से जाना जाता है। अगला है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा। इसके बारे में देखेंगे तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में जून 2023 तक शुरू हो जाएगी। यह मेट्रो लाइन जो है हुगली के नीचे एक स्ट्रेच के साथ कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कुल 16.55 किलोमीटर लंबाई में से सेक्टर वी और सियालदाह के बीच 9.3 किलोमीटर
कार्यान्वित है, जबकि शेष 7.25 किलोमीटर लंबाई की 1 वर्ष से भी कम समय में प्रारंभ होने की संभावना है। अगला है सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी। इसके बारे में देखेंगे तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तटीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा संचालित और उपयोग किए जाने वाले एक तटीय अनुसंधान पोत अन्वेषिका के भ्रमण के दौरान अपनी तरह की पहली रोशनी नाम के लालटेन का अनावरण किया है। इसमें आगे है आपका वह है रोशनी लैंप के साथ साथ विद्युत मंत्रालय की सोलर ड्यूटी लैंप जैसी योजनाओं का लक्ष्य जो है ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच हासिल करना है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान। भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। भारतीय नौसेना द्वारा 15 सदस्यीय श्रीलंकाई चालक दल को भारत में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। भारत श्रीलंका को 2 डोर्नियर विमान उपलब्ध कराएगा, जिसका निर्माण एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जा रहा है। डोर्नियर 228 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक शार्ट टेक ऑफ और लैंडिंग मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। श्रीलंका की राजधानी जो है वह है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अगले देखेंगे, आगे आपका वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण उनकी 350वीं जयंती पर किया। दुर्गादास राठौर 13 अगस्त 1638 से लेकर 22 नवंबर 1718 को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौर वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। 22 नवंबर 1718 को छिपड़ा के तट पर उज्जैन दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। आगे देखेंगे इनके बारे में, और आगे है ये अगला टॉपिक वो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो मांडला है, उसके बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मांडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इस सामाजिक कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव की शिक्षित महिलाओं को जोड़ा गया है। वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार मांडला जिले में साक्षरता जो है 68% थी। जुलाई 2020 में हुए सर्वे के अनुसार मांडला जिले में लगभग 2.25 लाख व्यक्ति साक्षर नहीं थे। आगे है डबल डेकर वातानुकूलित बस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी ने इस बस का निर्माण किया है। यह बस जो है नवीनतम प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक डिजाइन, आरामदायक और उच्च सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। भारत में 35% प्रदूषण डीजल और पेट्रोल के कारण होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्योंकि इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आगे है आपका भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इसमें देखेंगे प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारतीय नागरिकों द्वारा यह दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत को इसी दिन ब्रिटिश राज से आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस वर्ष 2022 को भारत का अपनी स्वतंत्रता से 75 वर्ष पूर्ण कर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को बधाई दी। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित होवित्जर तोप ए टैग पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। तोपों की सलामी की परंपरा भारत की ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिली है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को उपमहाद्वीप को बांटने वाली एक सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन प्रकाशित हुई।
स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख तथ्य के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और अधिनियमित कानून था, जिससे आधिकारिक तौर पे भारत की स्वतंत्रता घोषित की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का संस्करण 1921 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत का वर्तमान ध्वज जो आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया था। भारत के साथ साथ अन्य देश 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता मनाते हैं। ये देश कौन कौन से हैं? बहरीन है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है और लिechtenstein है। ठीक, आगे देखेंगे चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हरियाणा पंजाब की सरकार चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई है। केंद्र ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम को लेकर दोनों राज्यों को सहमति बनाने को कहा है। नए टर्मिनल का उद्घाटन 11 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये इको फ्रेंडली टर्मिनल भारत में अपनी तरह का एक ही है, जिसमें लार्सन एंड टर्बो द्वारा बनाया गया था। आगे देखेंगे भारत और मिस्र के राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ। अगस्त 2022 में मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध से संबंधित मैत्री संधि वर्ष 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। भारत मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष जो है 2021-22 में 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2021 से 75% यानी 75% की वृद्धि है। 1960 के दशक में भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग के तहत हेलन 300 जेट फाइटर का निर्माण किया गया था। भारत और मिस्र द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर का भी आयोजन करते हैं। नोट में देख लेते हैं दोस्तों। तो नोट में मिस्र की जो राजधानी है कौन सी है? तो काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। कोप 27 का आयोजन जो है वो मिस्र में किया गया था। अब हाल ही में भारत और इजराइल के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाएगी। कितनी वर्षगांठ? 30वीं वर्षगांठ। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसे पंजाब के मोहाली में बनाया गया है। इस अस्पताल का निर्माण जो है 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। आगे है कागज मिल नेपाल लिमिटेड। इसके बारे में देखते हैं। तो 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया है, जिसे 7 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है। पहले मिल की उत्पादन क्षमता जो थी 18,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से अधिक कर दिया गया है। नेपाल लिमिटेड की शुरुआत 26 जनवरी 1947 को नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड ने एक निजी उद्यम के रूप में की थी। दी नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल लिमिटेड के नाम से गठित यह कंपनी 1981 तक भारत की एकमात्र न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। अक्टूबर 1949 में कंपनी के प्रबंधन को मध्य प्रांत और बरार वर्तमान में मध्य प्रदेश की तत्कालिक राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 अप्रैल 1959 को इसे देश को समर्पित किया। 21 फरवरी 1989 को कंपनी का नाम बदलकर नेपाल लिमिटेड कर दिया गया था। आगे है कुशियारा नदी समझौता। कुशियारा नदी समझौता किसके किसके बीच हुआ देख लेते हैं। तो 25 अगस्त 2022 को भारत और बांग्लादेश, कौन कौन? भारत और बांग्लादेश से ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे का समझौता ज्ञापन यानी MOU पर
एमओयू को अंतिम रूप दिया है। दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया, ताकि साझा सीमा समवर्ती नदियां पे पारस्परिक हित के लिए मुद्दों को हल किया जा सके। कुशियारा नदी जो है बांग्लादेश और असम के बीच एक वितरिका नदी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, यह जो है बराक नदी की एक शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश की सीमा पे बनाती है जब बराक कुशियारा और सुरमा से अलग हो जाती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका, प्रधानमंत्री जो है इस समय शेख हसीना है। ठीक, आगे देखेंगे वैदिक तारामंडल मंदिर, यह कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मायापुर स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कान के मुख्यालय में विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन रहा है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो कंबोडिया के 400 एकड़ में बने अंगकोर वाट मंदिर परिसर की जगह विश्व के सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन जाएगा। यह आगरा के ताजमहल और वेटिकन के सेंट पॉल कैथेड्रल से भी बड़ा होगा। इस्कान के संस्थापक प्रभुवाद के आदर्शों के सामने रखकर वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और यह अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के डिजाइन से प्रेरित है। भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन को देश को समर्पित किया। 2001 के इस विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों का नाम स्मारक में उकेरे गए हैं। स्मृति वन को भुजियो पहाड़ी के ऊपर 175 एकड़ क्षेत्र में 375 करोड़ रुपए लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजार शहर में निर्मित वीर बिल्डिंग मेमोरियल को उन 185 बच्चों और 20 शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्चुअली समर्पित किया जो इस जानलेवा भूकंप के दौरान मलबे में जिंदा दब गए थे। टाई क्लस्टर का शिलान्यास, इसमें देखेंगे तो 27 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले टाई क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टाई क्लस्टर का शिलान्यास किया है। 12 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में प्रथम रोजगार दिवस का आयोजन, कब? 12 जनवरी 2022 को प्रथम रोजगार दिवस मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसमें प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया गया। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में 1000 वर्ग फुट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद से IIT मद्रास के साथ मिलकर लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड L&T को जमीन से 3 मंजिल तक चलने वाली संरचनाओं को 3D कंक्रीट प्रिंटिंग के लिए प्रौद्योगिकी अनुमोदन दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, देखिए जब सबसे बड़ा होता है, सबसे अगर विश्व में चाहे भारत में कहीं भी सबसे बड़ा बनता है तो इम्पोर्टेंट जरूर हो जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना का नया ध्वज, अब देखिए भारतीय नौसेना का नया ध्वज भी चेंज हो गया है। देखिए 2 सितंबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करते हुए कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए पताका एवं ध्वज का अनावरण किया। देखिए आप ध्वज यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा है आपका नौसेना का ध्वज। उसके बारे में देखें, पताका एक राष्ट्रीय ध्वज है जो जहाज़ों और विमानों पर प्रायः सशस्त्र बलों की शाखा और इकाई के विशेष प्रतीक चिन्ह के साथ प्रदर्शित होती है। नौसेना के ध्वज में बदलाव का सुझाव वाइस एडमिरल YEC बारबोजा ने दिया था। यह ध्वज छत्रपति शिवाजी की मोहर से प्रेरित है। अष्टकोणीय नीला रंग है इसमें क्या है? इसमें सन नोवर्णा यानी जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी रहे को भी जोड़ा गया है। वर्तमान ध्वज अनिवार्य रूप से भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता पूर्व ध्वज का उत्तराधिकारी है, जिसके बाद
बाएं कोने पे यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रेड जॉर्ज क्रॉस था। 2 अक्टूबर 1934 को नेवल सर्विस को रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया था तथा इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और उसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। नौसेना की शिखा और ध्वज को बदल दिया गया था, लेकिन ध्वज में एकमात्र अंतर यह था कि यूनियन जैक चिन्ह को तिरंगे से प्रतिस्थापित कर दिया गया और रेड जॉर्ज क्रॉस को जारी रखा गया। आगे देखेंगे, इसके बाद ही 2004 में ध्वज या निशान में फिर से बदलाव करके रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर इसके बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया। चौथी बार 2014 में एक और बदलाव कर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी ऑपरेशन त्रिशूल संचालित किया गया था। इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के नए जिले, छत्तीसगढ़ कौन कौन नए जिले हैं इसके बारे में देखेंगे तो 30 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 30वें जिले सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को 30वें के रूप में, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को 31वें जिले खैरागढ़, छुईखानदान, गुंडई और 2 सितंबर को 29वें जिले गोहला मौन पर चौकी का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 28 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई? 31। मतलब शुरू में 28 थी, वही 3 जिले जुड़े हैं। देखिए 29वां जिला जो देखेंगे गोहला मानपुर चौकी है और 30वां तो आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है और 31वां जो है खैरागढ़ छुईखादान गंडई। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका केंद्रीय महिला कर्मचारियों की 60 दिनों का अवकाश, इसके बारे में देखेंगे तो 2 सितंबर 2022 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों के बाद केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने वाले मामलों में दिया जाएगा। शिशु के जन्म से पूर्व या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। यह 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी वह माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। विशेष मातृ अवकाश केंद्र सरकार की उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिसमें 2 से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में हुआ है। अगला जो है राजपथ अब कर्तव्य पथ। अब इस कर्तव्य पथ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने फ्रेंडों के पास, और इस चैनल के जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं सारे वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये PDF इस बुक का PDF चाहिए तो आप लोगों को शेयर करना होगा। कम से कम इस वीडियो पर हमारे 1000 व्यू अगर आते हैं तो PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। हर वीडियो पर अगर 1000 व्यू आ गए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को PDF। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।